नमस्कार भाइयों। आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस के परीक्षाओं में जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें जीएस 5 और जीएस 6 दो टॉपिक जो है करके आते हैं। पहले ये जो था यूपीएससी की तरह जो है ऑप्शनल हुआ करता था, लेकिन अब जीएस 5 और जीएस 6 तो जो है अलग से पेपर बना दिए गए हैं। तो आज उस कड़ी में हम जीएस 5 में उत्तर प्रदेश का इतिहास और जीएस 5 और जीएस 6 उत्तर प्रदेश का भूगोल के बारे में देखेंगे। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो पहले हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ इतिहास और भूगोल दोनों को लेकर के मतलब बोथली जीएस 5 और जीएस 6 दोनों कवर होंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय। उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्कृतियों का संगम और गंगा जमुनी सभ्यता का विशिष्ट प्रतीक है। उत्तर प्रदेश का इतिहास भारत के व्यापक इतिहास से बहुत जुड़ा हुआ है। इसका 4000 साल लंबा इतिहास उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, पूर्व में आर्यों या दासों ने उत्तर प्रदेश पर कब्जा किया था और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। विजय के माध्यम से आर्यों ने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। यह राज्य महाभारत युद्ध का केंद्र था। ठीक है, और महाभारत, रामायण, ब्राह्मण तथा पुराण महाकाव्यों की रचना यहीं से हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध का आगमन और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। अशोक के शासनकाल में अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए गए। मगध साम्राज्य के शासन के दौरान इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। यह प्रशासनिक और आर्थिक प्रगति के समय था और बाद में सत्ता नंद वंश और मौर्यों के पास हस्तांतरित हो गई। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मुस्लिम शासन के आगमन से बहुत संबंध है। यह काल राजपूतों की अधीनता का गवाह था। मुगल शासन के दौरान, विशेषकर सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान, उत्तर प्रदेश समृद्धि के चरम पर पहुंच गया था। समय के साथ उत्तर प्रदेश में मुगल शासन का पतन हुआ और अंग्रेज़ों का आगमन देखा गया। मुगलों का प्रभाव दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था। अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवध शासकों के संपर्क में आई। ठीक है, राम के शासन से लेकर अंग्रेज़ों के शासन तक उत्तर प्रदेश ने यह सब देखा है। उत्तर प्रदेश की इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित भागों में बांटकर किया जाता है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जिसे सभी बांटते हैं उसी प्रकार से ये भी बांटा है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। राज्य के प्राचीन इतिहास को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? ये ऐसा ऐतिहासिक काल होता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है। खुदाई अवशेषों के आधार पर हम जो होते हैं इसको मानते हैं कि ये काल जो है प्रागैतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ये एक ऐसा काल होता है जिसमें साक्ष्य मिले हुए हैं पर उस साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं और उसको पढ़ा भी गया है, समझा भी गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग भी कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को जो है वो कांस्य युग कहते हैं और ऐतिहासिक काल को लौह युग कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से उल्लेखित है। आद्य ऐतिहासिक काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है। और ऐतिहासिक काल में वैदिक काल, उत्तर प्रदेश के महाजनपद, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन, मगध साम्राज्य और महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक युग को हम देखेंगे। पूरा पाषाण स्थल, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला पूरा पाषाण स्थल कौन कौन से हैं, इससे हम क्लियर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणिक काल में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो इस काल में लोगों ने पहली बार पत्थर से बने औजारों का उपयोग किया था। पूरा पाषाण काल में लोगों ने सबसे पहली बार पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया था। कई प्रकार के पत्थर थे, चौड़े पत्थर थे, मोटे पत्थर थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है कांटेनुमा पत्थर थे, फिर यहाँ पर ऐसे पत्थर हुआ करते थे। तो कई प्रकार के सल्फेदार पत्थर थे। उसके बाद क्वार्जाइट उपकरण बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री थी।
पूरा पाषाणकालीन औजारों के साक्ष्य निम्नलिखित स्थानों से मिले हैं। कहाँ कहाँ पर मिले हैं? बेलन घाटी, छत्तर, प्रयागराज में पलिया, महुआगढ़ और परिदिया में जो है बेलन यहाँ पर मिले हुए हैं। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। उसके बाद बेलन घाटी की खुदाई GR शर्मा ने की थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे कि उन्हीं की देखरेख में ये हुआ था। उसके बाद बेलन घाटी में लोधा नाला क्षेत्र में अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। सोनभद्र में सिंगरौली घाटी है, चंदौली में चकिया घाटी है और बांदा जिले में निही और गोपीपुर स्थल है। ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये सब स्थल हैं और इन सब चीज़ों से यहाँ चीज़ें पाई गई हैं। GR शर्मा ने बेलन घाटी क्षेत्रों में खुदाई की थी तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मिलती, जैसे महुगढ़ में और परिदिया में, छतर, प्रयागराज के पलिया में, यहाँ पर पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हुए हैं। और आपको पता होगा कि मुख्य रूप से पत्थर के औजार मिलते थे, लेकिन लोधा नाला से जो है मातृ देवी की हड्डियों निर्मित जो है मातृ देवी की मूर्ति जो है मिलती है। उसके बाद आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा प्रतापगढ़ जिले में मिले हैं। इस काल के उपकरण पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे थे। पहले तो बड़े बड़े हुआ करते थे, जैसे पहले मोटा हुआ करता होता, उसके बाद फिर थोड़ा छोटा हो गया होगा, इसी कारण बता रहे हैं। मध्य पाषाण काल संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित स्थलों से प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ जिला में सराय नाहर रहा है, 15 मानव कंकाल मिले हैं। माधा, दमदमा, और यहाँ मानव के कब्र में 3 कंकाल जो है एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, माधा में। अब आपको मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ, मदरसा आप याद कर लीजिए। यम माँ से हो जाएगा माधा, दा से हो जाएगा दमदमा और सा से हो जाएगा सराय नाहर रहा है। ठीक है। प्रयागराज में चौपानी मांडो है और यहाँ झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं चौपानी मांडो से। मिर्ज़ापुर जिला में अब देखिए यहाँ पर देखिए मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो मध्य पाषाणकालीन स्थल में मिर्ज़ापुर जिला में मोरहाना पहाड़ है, वहाँ पर भी, और रथों और मोरहाना पहाड़ में रथों और घोड़ों के शैलचित्र प्राप्त हैं। फिर उसके बाद सोहागी घाट है। सोहागी घाट में विश्व का पहला स्थल है जहाँ 1867 से 68 में शैल चित्रों की खोज की गई थी। ये विश्व का पहला स्थान है जहाँ 1867 और 69 के दौरान जो है शैल चित्रों की खोज की गई थी। उसके बाद है आर्चीबाल्ड द्वारा खोज किया गया था कलाइयल में। ठीक है। फिर अगला देखिए बगाईखोर है, लिखैया है और बैदा पुरीहवा एक स्थान है। तो एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। तो यहाँ पर भी जो है चीज़ देखने को मिलती है। एक सेकंड, ये दिक्कत हो रहा है। उसके बाद देखिए 9 पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो इस काल के पत्थर के औजार मध्य पाषाण काल की तुलना में छोटे और अधिक धारदार थे। तो जैसे समय बीतता जाएगा पत्थर धार हो जाएंगे 9 पाषाण काल में। ठीक है। संत कबीर नगर के लहुरा देव में यहाँ से जो है धान की भूसी के अवशेष मिले हैं। सबसे पुराना 9 पाषाण स्थल जो काटने और जलाने वाली कृषि के साक्ष्य भी यहीं से प्रदान किए गए हैं। लहुरा देव संत कबीर नगर सबसे बड़ा इस समय जो है वो साक्ष्य मिला हुआ है हमारे यहाँ पाषाणकालीन स्थल में। ठीक है। प्रयागराज जिले में कोलडीवा है। तो मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर धान के दाने की भूसी और पुआल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कोलडीवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। विश्व में धान चावल के सबसे पहला साक्ष्य कोलडीवा से प्राप्त हुआ है। प्रयाग जिले के महागारा में भी मिले हुए हैं कुछ स्थल जो है। अब इसी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मध्य पाषाणकालीन स्थल में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य पाषाणकालीन स्थल में उत्तर प्रदेश में मदरसा। ठीक है। मध्य पाषाणकालीन मदरसा, यम फार का होगा माधा, दा फार का होगा दमदमा और सा फार सराय नाहर। ठीक है। यहाँ पर जो है हड्डी निर्मित आभूषण मिले हुए हैं। उसके बाद बेलम घाटी से क्या मिला हुआ है, लोधा नाला के आसपास से, ये कब का है तो पूरा पाषाणकालीन स्थल है। मध्य पाषाण में पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से बेलम घाटी में लोधा नाला से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद 9 पाषाणकालीन स्थल में क्या प्राप्त हुआ है, 9 पाषाणकालीन स्थल में लहुरा देव संत कबीर नगर में जो है
फसल को काटने और जलाने के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी भी मिली है। कोल डीवा प्रयागराज में ये भी नवपाषाणकालीन स्तर, और यहाँ पर जो है धान की भूसी, पुआल और चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और प्रयाग जिले के महागरा में कोल डीवा स्थित है। ठीक, प्रयाग जिले के महागरा में। और उसके बाद देखिए ये हुआ पाषाणकालीन स्थल। अब उसके बाद पाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण और जो है पूरा पाषाण की स्थिति दिखाई दी। प्रागैतिहासिक कोड हुआ। अब उसके बाद आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, जो हड़प्पा सभ्यता के समय में था। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश के आद्य ऐतिहासिक युग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ज्वाइंट करता है। तो इस युग में ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है, मतलब तांबे और जो है पत्थर के जो है मिला करके इसका प्रयोग किया जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाती है। तो इस दौरान लोग तांबे से बने औजारों का उपयोग करने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के इसी काल से संबंधित है। ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना के क्षेत्रों में भूरे रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मतलब भूरे रंग के चित्रित बर्तन कहाँ मिले हैं? तो यहीं ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब में मिले हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं, लेकिन यहाँ भूरे रंग के मिले हुए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर जिले में तांबे के उपकरण मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर जिले में तांबे के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए तांबे की संस्कृतियाँ यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। इसके बाद आ जाएगा लौह युगीन सभ्यता। जब ऐतिहासिक काल में हम एंटर करेंगे तो उत्तर प्रदेश के तिरंगी खेड़ा में वहाँ पर मिलेगा, आगे देखेंगे उसको। लेकिन फिलहाल ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता जो आदि ऐतिहासिक सभ्यता से मिलकर के चलती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। गंगा यमुना दोआब में भूरे रंग के चित्रित भांड मिले हुए हैं। मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहा जाता था। उसके बाद देखिए यहाँ पर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के स्थल हैं। आलमगीरपुर ये हिंडन यमुना की सहायक नदी पर स्थित है। इसकी खोज 1959 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, आलमगीरपुर की। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल है और इसे परसाराम का खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। परसाराम का खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हुलास और बड़गांव, ये दोनों स्थल सहारनपुर जिले में हैं। मंडी और कैराना यह मुजफ्फरनगर जिला में स्थित है। सनौली यह बागपत जिले में स्थित है और मानपुर यह बुलंदशहर में स्थित है। सनौली बागपत जिले में स्थित है और बुलंदशहर में मानपुर स्थित है। अब उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक युग, तो ये हम कल देखेंगे, चूँकि आज काफ़ी चीज़ें मैंने कवर किया है, तो कल हम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक युग को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कैसी लगी क्लास, आप अपना फीडबैक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।